हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के बारे में और पोलन ग्रेन में मैच्योरिटी कैसे होती है। सबसे पहले है, कल हमने डिस्कस किया था पोलन ग्रेन जो है उसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एक्साइन, और एक इंटरनल लेयर होती है जिसको बोला जाता है इंटाइन। एक्साइन जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हार्ड है और इंटाइन जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होता है, और इसके अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पोलन ग्रेन आपका किससे बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड से। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो किससे सिंथेसाइज होता है? आपकी पोलन मदर सेल से। इसका मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लोइडी क्या है? N। पोलन ग्रेन की प्लोइडी भी क्या होगी? N। अब हमें ये पढ़ना है कि इस पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कैसे बनती है। तो कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो स्टिग्मा के ऊपर होता है। तो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन कैसे होता है? स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन जाएगा तो वहां पर वाटर, साथ में आपके बोरोन, कैल्शियम, इन सब का क्या होता है? कुछ रोल होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। आप ऐसे मान सकते हैं कि पोलन वहां पर जाकर पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं वाटर को, और एक तरीके से वहाँ पर उनमें टेल बन जाती है। आप इसको किसी भी तरीके से समझ लें कि पोलन ग्रेन गए, स्टिग्मा पर अटैच हुए, स्टिग्मा पर जैसे अटैच होंगे पानी पिएंगे और उसके बाद उनमें टेल बननी शुरू हो जाएगी। तो वो टेल एक्चुअल में क्या है? पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब किसके थ्रू आती है? जर्म पोर के थ्रू। किसकी लेयर होती है ये? आपकी इंटाइन की। फिर आपने देखा होगा जब कभी भी आप डायग्राम में पोलन ट्यूब शो करते हैं तो आप यहाँ पर दो ऐसे गैमेट या कभी कभी तीन आपके जो न्यूक्लियस है वो शो करते हैं। तो 2 या 3 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं या किस फॉर्म में पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब किससे बनेगी? इंटाइन से बनेगी। लेकिन उससे पहले कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे। किसमें? पोलन ग्रेन में। क्या चेंजेस होंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन में कैसे बनती है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है उसमें क्या बनेंगे? आपकी 4 सेल बनेंगी। किसी बुक में इस तरीके से शो करते हैं, किसी बुक में इसको इस तरीके से भी शो किया जाता है कि एक सेल पीछे मानी जाती है। तो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है उसमें प्लोइडी नंबर कितना है? N। और एक पोलन मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बने? आपका एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, उसमें कितने सेल बनी? 4। अब ये डिफ्रेंशिएट होंगी, किसमें चेंज होंगी? पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन जो है अब अपने आप को कवरिंग से कवर करेंगे। तो कौन कौन सी कवरिंग होती है? एक्साइन की और इंटाइन की। एक्साइन का हमने डिस्कस किया था, इसमें स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। इंटाइन जो है वो आपकी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। अब ये सब मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद क्या होना है कि इनको ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर कैसे होगा कि एंथर की जो लाइनिंग है, जो आपकी मिडल लेयर है, आपका एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, ये फटना शुरू होंगे, डेसिकेंस होगा और पोलन ग्रेन फैल जाएंगे। तो दोनों तरीके से फैल सकते हैं। अगर विंड के थ्रू होना तो इस तरीके से फैलता है, वरना आपके इंसेक्ट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है तो एक तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। किसके थ्रू? एक्साइन के थ्रू, स्पोरोपोलेनिन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट जब ये वहां पर पहुंचेगा स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर जब ये पहुंचता है तो वहां पर सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में बोरोन और कैल्शियम का भी कुछ केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन होता है, और वहां पर इसमें पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है। तो आप इसको ऐसे समझे कि पोलन वाटर ड्रिंक करते हैं, गए सेटल हुए, जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो जाते पानी पीते हैं ना सबसे पहले, उसी तरीके से आपके पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा इनका स्वागत कैसे किया? पानी पिला के स्वागत किया। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो एक्चुअल में वाटर जो है वो उनको जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। किसमें? पोलन ट्यूब को बनाने में। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा चेंज आता है। किसके लिए? वेजिटेटिव सेल के लिए और जनरेटिव सेल के लिए। तो उसको हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे पोलन ग्रेन है, उसकी सेल है, उसमें एक्साइन की लेयर है, इंटाइन की लेयर है। अब इसमें क्या करना है कि जो पोलन ग्रेन है उसको आगे पोलन ट्यूब बनानी है और कुछ टाइम तक उसको सर्वाइव भी करना है। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, जब तक वो पोलन ट्यूब बना के अपने गैमेट को ओव्यूल तक ना पहुंचा दे। तो उसके लिए उसमें एक वेजिटेटिव सेल होनी चाहिए। वेजिटेटिव सेल मतलब जो इसको फूड, न्यूट्रिशन, एंजाइम, प्रोटीन सब प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपके पास जो पोलन ग्रेन है जो एन प्लोइडी के साथ है उसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ये माइटोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से इसमें 2 सेल बनती हैं, एक लार्ज सेल और एक बनती है आपकी स्मॉल सेल। तो जो लार्ज सेल होती है उसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल और जो स्मॉल सेल उसको बोला जाता है जनरेटिव सेल।
आप इसको ऐसे समझें कि जो स्मॉल सेल है वो लार्ज सेल में फ्लोट करती रहती है। उस तरीके से मान लो कोई वाटर टैंक है, उसमें कोई भी आपका वाटर ट्यूब वगैरह जैसे फ्लोट करती रहती है, उसी तरीके से इसका फंक्शन क्या होगा कि ये इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसको फूड प्रोवाइड करेगी, इसको डिफरेंशिएशन के लिए जो भी एंजाइम इसको चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगी। साथ में जो हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, कहीं कहीं पर आपकी जो स्पोरोपोलिन है वो एब्सेंट होती है, तो उसके थ्रू आपकी क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। तो वो जो पोलन ट्यूब बनने का प्रोसेस है उसके लिए कोई ना कोई तो आपके एंजाइम्स चाहिए, कोई ना कोई प्रोटीन भी चाहिए। तो वो प्रोटीन सारे बनाने का काम किसका होता है, वेजिटेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल है, इसके दो फंक्शन हो गए। एक तो फंक्शन क्या हुआ कि जो भी आपका जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्मिनेशन के लिए, पोलन ट्यूब के लिए। साथ में अब जब आपका एंथर स्टिग्मा के ऊपर अटैच होता है तो ओव्यूल तक पहुंचने के लिए इसको एक गाइडेंस चाहिए, इसको गाइड करने वाला होना चाहिए। तो वेजिटेटिव सेल वो इसके बड़े भाई की तरह है कि जो इसको गाइड करेगी, आगे तक लेके जाएगी कि ओव्यूल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ओव्यूल में से कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर आते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को अपनी तरफ। लेकिन इस रास्ते को ट्रैवल करने में कौन हेल्प करती है, वेजिटेटिव सेल। इसमें सबसे पहले है 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज। नॉर्मली 2 सेल स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, किसी किसी में 3 सेल स्टेज में पाया जाता है। 2 सेल स्टेज लगभग आपके 60% फैमिली में जो भी आपके एंजियोस्पर्म में देखी जाती है। नेक्स्ट है, अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच हो गया है तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले स्टिग्मा ने इसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के एनवायरनमेंट का मतलब इसमें पोलन ट्यूब बननी शुरू होगी। और पोलन ट्यूब जो है अब वो काफी सारी बनती हैं, काफी सारे पोलन ग्रेन भी आते हैं, एक पोलन ग्रेन से भी अलग अलग ट्यूब निकल रही होती है। अब वो ट्यूब कहां पर पहुंचती है, ओव्यूल के पास। तो ओव्यूल के पास जब जा रही होती है तो किसी में तो क्या होता है कि जनरेटिव सेल होती है और आगे वेजिटेटिव सेल होती है, सबसे आगे वेजिटेटिव सेल होती है, वो उनको रास्ता दिखा रही होती है कि अब इस डायरेक्शन में जाना है, अब इस डायरेक्शन में जाना है, पोलन ट्यूब अब किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप ट्रेन को समझें, जो ट्रेन के ड्राइवर वो ट्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो सेम पोलन ट्यूब भी ऐसे ही है, उसको ट्रैवल करके या मूव करके कहाँ जाना है, ओव्यूल के पास। जनरेटिव सेल उसके पैसेंजर हैं। आप ऐसे मान लो कि जनरेटिव सेल को यहाँ पर छोड़ना है, मतलब जनरेटिव सेल आपके मेल गैमेट्स हैं, तो आपके कितने मेल गैमेट बन गए इसमें, 2 मेल गैमेट। अगर इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन भी हो गया तो हमेशा याद रखें जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा आपकी पोलन ग्रेन की सेल में, उसमें हमेशा आपके अनइक्वल डिवीजन के साथ एक वेजिटेटिव सेल बनेगी और एक क्या बनेगी, जनरेटिव सेल। डिफरेंट टाइप की फैमिली में ऐसा भी होता है कि इसमें फर्दर और माइटोसिस हो जाता है आपकी जनरेटिव सेल में, और एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं, 2 सेल बन जाती हैं। तो आप इसको सिंपल याद रखें, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, लिबरेट होगा, कहाँ पर जाएगा, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जाकर वाटर ड्रिंक करेगा, आप इसको याद रखने के टर्म में समझ लें। बोरोन और कैल्शियम का कुछ केमिकल एक्सचेंज या रिएक्शंस होती हैं, उसके थ्रू उसके बाद आपके जो इंटाइन लेयर उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। उससे पहले वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल क्या हो चुकी होती है, बन चुकी होती है, किसी किसी में बन चुकी होती है, किसी में उसके साथ ही बनना शुरू होती है। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और गाइडेंस प्रोवाइड करना। जो जनरेटिव सेल है वो गैमेट में चेंज होती है, और गैमेट जो है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हम प्लांट में डिस्कस करते हैं। तो आप सिंपल इसमें जो याद रखने की चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल से पूछा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो उसका साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कॉम्पैक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो आपका वेजिटेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस वो इरेगुलर शेप होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा ओपन टाइप है, क्योंकि उसमें ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी क्या है, फास्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलर्जीज के बारे में, जो पोलन ग्रेन मेनली कोज करते हैं। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं किसी किसी को वो उसमें एलर्जी की रिएक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है कि किसी की जो बॉडी होती है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है। जैसे एक होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी ने नॉर्मल रिएक्ट किया और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या जो भी उनकी सेल WBC काम करेंगे वो बननी शुरू हो गई। एक है कि जिनके लिए बॉडी ये मानती है कि इनके लिए रिएक्ट नहीं करना, लेकिन उस कंडीशन में बॉडी उस पर्टिकुलर प्लांट के प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए। जिसके लिए हाइपर एक्टिव नहीं होना था वो एलर्जी का कोज होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ एनिमल्स में भी या ह्यूमंस में भी पोलन्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देते हैं। तो उनमें जैसे छींक आना या आपके रेड कलर के जैसे चकते से हो जाना स्किन पर, एलर्जी का आपकी इचिंग वगैरह शुरू हो जाना। उसमें एक सबसे आपका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो गया पार्थीनियम। पार्थीनियम कांग्रेस ग्रास इसको बोलते हैं। कैसे आई थी ये हमारे यहाँ पर,
जब इंडिया 1954 के आसपास, हमारे यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन क्या था, कम था, तो वीट इंपोर्ट होता था। तो उस टाइम अमेरिका से जब गेहूं आया तो उसके साथ इसके स्पोर आ गए, और आप इसको हर जगह देख सकते हैं, ये हर जगह पाई जाती है, और इस पर कोई भी एनिमल, कोई भी आपके दूसरे जैसे इंसेक्ट वगैरह कुछ फीड नहीं करते, और उस पर किसी का असर भी नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप फील्ड वगैरह में जाएं तो एक तो नॉर्मल वीड होती है, जैसे आपके जो जनरल खरपतवार वगैरह पाई जाती है, एक पार्थिनियम कांग्रेस ग्रास होती है, और अगर आप इसको उखाड़ने भी जाएंगे तो अगर ये आपकी स्किन पर कहीं भी टच करेगी तो आपको काफ़ी सारी, जैसे होता है ना, इचिंग, खुजली जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है, और काफ़ी लोग को तो अस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे। तो रीज़न क्या है, इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं, जैसे पार्थिनिन एक केमिकल इसमें पाया जाता है, वो मेनली इस रिएक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव क्यों है, क्योंकि किसी दूसरे लैंड से बिलोंग करते हैं, अमेरिका वाले लैंड से बिलोंग करती है, हमारे यहाँ पर आ गई है, लेकिन हम इसको जानबूझकर नहीं लेकर आए, ये इंपोर्ट के साथ आ गई। दूसरा, पार्थिनियम के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि बहुत हार्मफुल है, इसका मतलब एलर्जिक रिएक्शन होंगी, हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान करती है, लेकिन अब धीरे धीरे जब रिसर्च हो रही तो ये पता चला कि पार्थिनियम में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे केमिकल हैं जो आगे ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं। ये हमने 11th की एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपकी अर्थ पर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उन सब की मेडिसिनल वैल्यू है, पार्थिनियम की भी है, लेकिन उन पर अभी क्या करें, धीरे धीरे डिस्कवरी चल रही है, रिसर्च की जा रही है। तो माना जाता है काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं, जैसे आपके अर्थराइटिस वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। उसके मेडिकल अभी आपके कुछ भी ऐसा मिला नहीं है कि मेडिकल वो कैसे काम करता है, लेकिन ये देखा गया है कि पार्थिनियम जो है वो काफ़ी सारे आपके कैंसर्स में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी बनाने में भी हेल्प करता है। तो इस पर अभी रिसर्च की बात है, लेकिन आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ये एलर्जी कोज करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट, पोलन न्यूट्रिएंट के बारे में और पोलन की वायबिलिटी के बारे में, कि पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है वो आपका एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक्साइन की लेयर है, इंटाइन की लेयर है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है, तो होता क्या है कि आपके जैसे कुछ हनी बी हैं, वास्प वगैरह हैं, वो पोलन ग्रेन पर फीड करते हैं, लेकिन वो स्पोरोपोलन पर फीड नहीं करते, वो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस पर फीड करते हैं। तो जैसे इंटाइन जो है, जब वो बाहर क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जर्म पोर को क्लीन करने के लिए वो एक कॉकटेल बनाती है, किसकी, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की, जो इस जर्म पोर के प्लग को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और पोलन ट्यूब वहां से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। सेम उसी तरीके से जो आपकी हनी बी हैं या वास्प हैं, जो भी इस पर फीड करते हैं पोलन ग्रेन पर, वो भी अपनी गट में इसी टाइप के एंजाइम बनाते हैं, जो इसके अंदर वाले पार्ट पर क्या कर जाते हैं, फीड कर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, और एक्साइन है वो बचा रह जाता है। जैसे आप अखरोट खाते हैं, तो अखरोट में आप क्या खाते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, अंदर में जो भी आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गिरी जिसको हम बोलते हैं, उसको खा लेते हैं। तो अखरोट के छिलके तो आप नहीं खाते ना, तो सेम उसी तरीके से जो एक्साइन है वो बची रह जाती है, जो इंटरनल पार्ट है उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन किसी किसी में डाइजेशन प्रॉपर होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है इंटरनल पार्ट, किसी किसी में थोड़ा बचा भी रह जाता है। आप इसको ऐसे समझें, जैसे छोटे बच्चों को टॉफियाँ या चॉकलेट काफ़ी पसंद होती हैं, तो सेम उसी तरीके से आपकी कुछ हनी बी हैं और कुछ आपकी वास्प की वैरायटी है जो अपने छोटे बच्चों को पोलन ग्रेन पर ही फीड करवाती हैं। मतलब जैसे अब घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको डिफरेंट कलरफुल टॉफियाँ या चॉकलेट ला कर दो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से हमने पहले डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर अलग, प्लांट का अलग अलग पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन उन हनी बी या वास्प के छोटे बच्चों के लिए किसकी तरह है, टॉफी की तरह ही है, तो वो उनको पोलन ग्रेन पर ही मेनली फीड करवाते हैं। इसके अलावा जो हनी बी है वो भी आपका जो हनी बनता है उसमें भी कुछ कुछ आपके पोलन ग्रेन का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आपका डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। तो हम ऐसा सोचें कि पोलन ग्रेन पर जो भी फीड कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो स्पोरोपोलन को डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, क्योंकि हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव सेल है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का ही काम होता है, तो उसमें ज़्यादा यूजफुल आपके प्रोटीन बनते हैं, तो उसको डाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हनी बी पोलिनेशन के लिए ही आती है, हनी बी सिर्फ किस लिए आती है, क्योंकि उसको वहाँ पे नेक्टर मिलता है। हनी बी अगर वहाँ पर आ रही है तो उसका एक रीज़न क्या है कि उसको नेक्टर मिलेगा और क्या मिलेगा, पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो प्लांट उसको लालच देता है, किसका, पोलन ग्रेन का और नेक्टर का, और उसी चक्कर में वहाँ पर विजिट करती है और उसी वजह से वो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देती है, माइग्रेट कर देती है। माइग्रेट करने के साथ साथ क्या होते हैं
कि वो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी पोलन टैबलेट्स भी आती हैं, और ये भी माना जाता है कि एथलीट्स की या जो भी आपके हॉर्स होते हैं रेसिंग वगैरह में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर देती हैं, अच्छा कर देती हैं। तो मेनली इनका इंसेक्ट वगैरह में न्यूट्रिशन के साथ पढ़ा जाता है। काफ़ी जगह पर जैसे पुराने जो आपकी बुक्स वगैरह हैं या लिटरेचर की बुक्स में दिया होता है कि पोलन ग्रेन को अलग अलग टाइप की डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी आपका जो इनका सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा सा कम मिला है कि इसको पर्टिकुलर डिजीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मेनली एलर्जिक होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है वायबिलिटी। वायबिलिटी को आप कैसे समझें? स्पोरोपोलिन के हमने पढ़ा था कि स्पोरोपोलिन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड है, उसकी जो मतलब आप कह सकते हैं उसको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता मेनली। लेकिन वायबिलिटी का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन के अंदर गैमेटोफाइट प्रेजेंट है वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर से पोलन ग्रेन जा रहे हैं, दूसरे फ्लावर माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर माइग्रेशन में इनको कितना टाइम लगा और कितने टाइम तक उसके स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले वायबल रह सकते हैं। तो जैसे राइस है, व्हीट है, इनमें ये 20 से 30 मिनट तक वायबल रहते हैं। रोज है, लेग्यूम है, सोलेनम है, जैसे आपकी रोज फैमिली है, लेग्यूम दालों की जो फैमिली है वो सोलेनम, जैसे हमने बैंगन आलू ये सब जो पढ़ा था 11th में, उसकी जो फैमिली उसमें 1 मंथ तक भी रह जाते हैं। तो पोलन की वायबिलिटी का मतलब है जैसे मान लो आप कभी भी कोई पैकेट फॉर्म में कोई भी आपको फूड लेकर आते हैं, जैसे कस्टर्ड वगैरह आप लेकर आए, तो आपके टीन के डब्बे में पैक होके आता है और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक्सपायरेशन के साथ जो टीन का डब्बा है जो बाहर की तरफ है, जो लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना है, वो भी खराब हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ उसको क्या प्रोवाइड करने के लिए है, प्रोटेक्शन। वायबिलिटी का मतलब उसके अंदर जो भी कस्टर्ड प्रेजेंट है या जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सेम उसी तरीके से पोलन की वायबिलिटी का मतलब है कि पोलन के अंदर जो जर्म प्लाज्म प्रेजेंट है, जो सेल प्रेजेंट है, उसकी वायबिलिटी है कि वो 30 दिन तक जिंदा रह सकता है या 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। ये वेरी कर सकता है प्लांट टू प्लांट। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जैसे आपने ह्यूमन के केस में पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ह्यूमन में जो सीमन है या स्पर्म है उसको -196 डिग्री सेल्सियस तक क्या करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। सेम उसी तरीके से हम जो भी आपके ऐसे प्लांट हैं जिनके पोलन ग्रेन आपको कम मिल रहे हैं या फिर जिनको आपको हाइब्रिड फॉर्म में प्रोड्यूस करना है या आगे जाके उनकी पॉपुलेशन हो सकती है कम हो जाए, तो हम उनके जो गैमेट्स होते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है इसकी वायबिलिटी जो वाइल्ड में है वो वेरी करती है, क्योंकि राइस की वैरायटी जो है उस राइस व्हीट की जो है वो मान लो 30 या 20 मिनट तक ही है और ये आपके 30 दिन तक या 1 महीने 2 महीने तक रह पा रहे हैं। लेकिन मान लो आपको उन पोलन ग्रेन को आगे यूज करना है कि हमें कोई नया हाइब्रिड प्लांट बनाना है, पोलन ग्रेन को हम आगे यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो इसका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आप मेल गैमेटोफाइट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और जब भी आपको रिक्वायर्ड है नई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, नई वैरायटी डेवलप करने के लिए उसको यूज करना शुरू कर देंगे। आज हमने डिस्कस किया पोलन ग्रेन के बारे में कि पोलन ग्रेन है उनमें जर्मिनेशन कैसे होता है, साथ में उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कैसे बनती है, वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है। जनरेटिव सेल क्या बनाती है, आपके मेल गैमेट, वो मेल गैमेट आगे जाके ओव्यूल में सेल से क्या होंगे, फ्यूज होंगे। साथ में जो आपका न्यूट्रिएंट है वो कैसे बनता है, तो न्यूट्रिएंट का हम समझ सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े से आपको कभी कभी एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे। किसी बुक्स में होगा कि हाँ काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है, किसी बुक में होगा कि ऐसा मानते हैं। तो अभी तक मैं ऐसा मानते हैं कि इनमें न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हम हनी बी या वास्प की टर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वो पोलन पर फीड करते हैं। ह्यूमन्स भी पोलन टैबलेट पर फीड करते हैं। पोलन टैबलेट आजकल आती है, सिरप वगैरह भी आते हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि काफ़ी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं, एलर्जिक होते हैं। नेक्स्ट है वायबिलिटी का। हमने पढ़ा कि वायबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी एक्साइन लेयर के अंदर जो जर्म प्लाज्म है वो कितने टाइम तक रह सकता है। कि मान लो अब पोलन ग्रेन को माइग्रेट होने में, मान लो कोई हनी बी है, उसने एक प्लांट से पोलन ग्रेन लिया और फिर उसको लगा कि चलो 2-3 बाद जाएंगे दूसरे फ्लावर पर, और वो अपने कहाँ पर चली गई, अपने जो भी उसका हनी बी का कोई वहाँ पर चली गई। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद जा रही है और उसके पास पोलन ग्रेन किसके, राइस या व्हीट के, तो वो तो 20-30 मिनट में क्या हो चुके, खत्म हो चुके। इसी तरीके से तो जो पोलिनेशन होता है, जो भी आपका पोलिनेशन का मैकेनिज्म है, कौन सा पोलिनेटर उसको लेकर जाएगा, उसके साथ भी इनकी वायबिलिटी क्या रहती है, जुड़ी रहती है। तो वायबिलिटी का मतलब है कि जो जर्म प्लाज्म है वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है या आगे जाके फर्टिलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।